नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें, है ना? बच्चों, हमारे जीवन में सुख, दुख, परेशानियाँ, सफलताएँ, असफलताएँ सभी समय-समय पर आते जाते रहते हैं। अच्छा मनुष्य या सफल मनुष्य वही है जो हमेशा समान रहता है, सुख में, दुख में हमेशा समान रहता है। सुख में बहुत ज़्यादा सुखी होकर सब कुछ भूल नहीं जाता है या दुख में वह टूटता नहीं है ना? हर एक समय समान रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, समझदारी से काम लेता है ना? तो हमारे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, हमें उनका सामना ठीक तरह से और समझदारी से करना चाहिए, ठीक है? अगर दुख आ जाए और हम लोग हार मान जाएँ, तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। परेशानियाँ, है ना? कठिनाइयाँ हमारे सामने आएँ, अगर हम उनके सामने झुक जाएँ, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनसे लड़ना पड़ता है हमें और आगे बढ़ना पड़ता है। और कौन इससे लड़ते हैं, कौन आगे बढ़ते हैं? समझदार लोग, बुद्धिमान लोग, चतुर लोग, है ना? जो हमेशा अपनी बुद्धि, चतुराई, बुद्धिमानी से काम लेते हैं और एक समान रहकर, सुख-दुःख में समान रहकर, कठिनाई के समय, है ना? उसमें समान रहकर उनका सामना करते हैं, है ना? दुखों का, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगला जो पाठ है हमारा इसी तरह का है। तो आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। उस पाठ का नाम है बुद्धिमान राजा, ठीक है? देखते हैं उस पाठ में क्या-क्या है। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पाठ केवल हम कोई जीवन मूल्य सीखने के लिए या फिर कोई नीति सीखने के लिए नहीं पढ़ना है। हम भाषा के छात्र हैं, हम हिंदी भाषा सीखने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम देखना है कि उसमें क्या नए शब्द आए हैं, कौन से नए शब्द हैं, कौन से नए वाक्य हैं, इस पर भी हमारा पूरा-पूरा ध्यान रहना चाहिए। हम अपना शब्द भंडार बढ़ाना है। अगर हम भाषा सीखना चाहते हैं, तो शब्द भंडार इम्पोर्टेंट है ना? कोई नीति, कोई जीवन मूल्य, वो तो हर एक विषय में आपको मिल ही जाते हैं और आप बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे मूल्य आप खुद भी जानते हैं। तो नीति और मूल्य तो सीखना ही है, लेकिन अपने भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए शब्द भंडार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो शब्द भंडार बढ़ाइए, हर एक पाठ में कुछ शब्द भी सीखकर आप बहुत सारे शब्दों को जब जानने लगोगे, तो आपके लिए भाषा बहुत ही आसान हो जाएगी। आप भाषा बहुत अच्छे से बोल पाओगे, लिख पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है? तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का नया पाठ है पाठ 14, बुद्धिमान राजा। ठीक है? बुद्धिमान राजा। यहाँ पर देखते हैं इसकी कहानी कैसे शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। ठीक है? तो हम पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए और देखिए मैं किस प्रकार पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? मात्राओं का और जो विराम चिन्ह है उनका ध्यान रखते हुए सही गति से, सही उच्चारण के साथ पढ़ना है ना? स्पीड आपकी और आपका प्रोनंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है? सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह-तरह के अत्याचार करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए
पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश किया। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती, छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। उसने वहां पड़ाव डाल दिया। वहां नौकाओं, जहाजों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। ठीक है, तो हमने पहले अनुच्छेद में देखा कि एक राजा है ना, ये राजा होगा निर्दयी राजा। ठीक है, एक निर्दयी राजा है, चीन का राजा है, और वो राजा निर्दयी है, यानी उसके मन में दया नहीं है। तो क्या करेगा वो, प्रजा अपनी जो जनता है, पीपल है, उसके ऊपर वो अत्याचार करता था, बुरा व्यवहार करता था। उसका एक महामंत्री था, यहाँ पे महामंत्री को बताया जा रहा है। उसने सलाह दी, एडवाइस किया कि राजा, अब हम अपना राज्य और बढ़ाना चाहिए, इसके लिए हमें सैनिकों की भर्ती करना चाहिए। भर्ती यानी रिक्रूट करना चाहिए, उन्हें हमारी सेना में ज्वाइन कराना चाहिए। उसने उसकी बात मान ली और एक बहुत बड़ी सेना, विशाल सेना आ गई उसके पास, बन गई, और वह पड़ोसी नेबरिंग कंट्री जो उसके राज्य थे उस पर आक्रमण करने लगा, वो है ना, अटैक करने लगा। और बहुत सारे राजा तो विनाश और हिंसा, वायलेंस, और जो विनाश है, डिस्ट्रक्शन है ना, विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजा बिना लड़े ही हार मान ले रहे थे। और जब हार गए तो वो तो कुछ देना है ना, तो वो क्या करते थे, पैसा और सैनिक दे देते थे उसे उपहार में, है ना, उपहार भेंट के रूप में दे देते थे उसे। और एक राजा ने तो क्या किया, हारने के बाद बताया कि एक भारत में एक राज्य है कलिंग प्रदेश, वहां जाइए, वो बहुत ही समृद्ध है, रिच है, वो बहुत समृद्ध है। तो उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। भारत की ओर कूच करने का, कूच करना एक मुहावरा है, यानी आगे बढ़ना, लड़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कूच करना। तो कूच करने का आदेश दिया। उसकी सेना नदी नाले समुद्र पार करती हुई और छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई, यानी छोटे बड़े राज्य जो भी आते थे बीच में उनको रौंदती थी, मतलब कुचल दे रही थी, यानी उनको हरा दे रहे थे वो लोग, वहां के लोगों को मार दे रहे थे, राजाओं को खत्म कर दे रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। आज के सिंगापुर तक पहुंच गए, और वो चलते चलते राज्यों को जीतते जीतते सिंगापुर तक पहुंच गया वो चीन का राजा। उसने वहां पड़ाव डाल लिया। पड़ाव मतलब वहां आगे नहीं बढ़ सकता था, वहां पे समुद्र आ गया, तो वहां पर उसने पड़ाव डाल दिया, मतलब वहां पर मतलब टेम्पररी जो हाउसेस है बना के वहां वह रह गए। ठीक है, वहां अपनी आर्मी को उसने रोक लिया। वहां नौकाओं, जहाजों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया, और वहां पे जहाजें बनाने लगा, नॉन बोट बनाने लगा, है ना, अस्त्र शस्त्र भी, वेपन्स भी बनाने लगा। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए, और कलिंग के बारे में जानने के लिए दूत भी भेज दिए। दूत वर्ड आया था ना पार्ट 1 में, दिमागी लड़ाई में, क्या होता है, हाँ, दूत यानी जो संदेश लेकर जाता है, लेकर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, दूत कहते हैं, है ना। तो ये सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। सैकड़ों मैंने आपको नहीं बताया, सैकड़ों यानी 100, सैकड़ा यानी होता है 100 वर्ष पुरानी, सैकड़ों लिखा है मतलब हंड्रेड्स, मतलब बहुत बहुत सारे, 100 1000 साल नहीं, 300 400 500 साल पहले पुरानी की बात है ये, चीन के राजा के बारे में ना। तो चीन का राजा बहुत ही निर्दयी था, और उसने मारते मारते लोगों को, राजाओं को खत्म करते हुए, कब्जा करते हुए देशों पर आगे बढ़ता गया। और कलिंग देश को कब्जा करना चाहता था, उसके चाह के साथ साथ वह बढ़ता रहा और सिंगापुर पहुंच गया, और वहां से उसने अपने दूत जो है, संदेश ले जाने वाले, या आप उसको मैसेंजर कह दें या फिर डिटेक्टिव्स कह दें, यानी उसके स्पाई जो है,
उनको उसने भेज दिया कि पता करो कि कलिंग कहाँ पर है। ठीक है? तो यहाँ तक आपने देखा कि बहुत सारे नए शब्द आए, उनमें से कुछ शब्द मुझे लगे कि आप लोगों को बताना चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, उन्हें देखिए आप लोग। तो ये देखिए चीन का राजा, है ना? चीन का राजा बहुत ही निर्दयी था, जिसके मन में दया ना हो उसे हम क्या कहेंगे? निर्दयी। जो किसी पे दया ना करे, वैसा व्यक्ति था वो, है ना? वैसा राजा था, अत्याचार करता था अपनी प्रजा पर, अपनी जनता पर, अपने लोगों पर अत्याचार करता था, है ना? और जब उसके मंत्री ने सलाह दी कि भाई हमारे पास जो है बहुत बड़ी ये देखिए यहाँ पर जो है एक और शब्द देखना पड़ेगा आपको, ये प्रजा यानी किसी राज्य या राष्ट्र की जनता, है ना? जैसे हम हैं, अपने भारतवर्ष की प्रजा हैं हम, है ना? राज्य हमारे राष्ट्र जो भारत है, उसकी हम जनता हैं, हमारे राज्य तेलंगाना की हम जनता हैं, प्रजा हैं। और अभी तो राजा का सिस्टम नहीं है ना? देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हैं, हम उनकी प्रजा हैं, है ना? प्रजा ये देखिए चित्र में भी दिखा रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से प्रजा हो गया। फिर उसके बाद वो क्या क्या करना चाहता था और अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने क्या बनाया? विशाल सेना बनाई। विशाल सेना यानी बहुत बड़ी सेना। ये देखिए बहुत बड़ी सेना, विशाल सेना बनाना चाहता था वो, है ना? अगर विशाल सेना रहेगी तो वह और भी राज्यों को जीत सके। विशाल सेना यानी बहुत बड़ी सेना बनाना चाहता था वो, ठीक है? और जो भी राज्य को वो जीत जाता था, तो उनसे क्या देते थे? उपहार देते थे, भेंट, है ना? उपहार देते थे। आप भी देते हो ना भेंट, वैसा उसको उपहार मिलते थे जीत होने पर, है ना? और जो पराजित राजा थे, उसको उपहार तो देते थे, लेकिन एक पराजित राजा ने क्या किया? उसे बताया कि एक राज्य है, कलिंग, भारत का राज्य है, वो बहुत ही समृद्ध है। समृद्धि यानी रिच है ना? बहुत अच्छा अमीर है वो। तो उस राज्य को आप जीत जाओ, आप और भी अमीर हो जाओगे। एक राजा ने उसे ऐसा बता दिया, हार गया था ये राजा। तो उस चीन के राजा को उसने ऐसा बताया, पराजित यानी हारा हुआ। ठीक है, पराजित यानी हारा हुआ। ये देखिए कलिंगा कहाँ पर है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ये देखिए भारतवर्ष का पुराना नक्शा है ये है कलिंगा, है ना? तो कहाँ पर है? आप देखोगे कि कलिंगा जो है हमारे जो है अभी जो है उड़ीसा, उड़ीसा कह सकते हैं इसको, है ना? उड़ीसा के पास में है, उड़ीसा में है कलिंगा। तो ये है, इस पे राज करना चाहता था, है ना? चीन से आ रहा था इधर, है ना? ऊपर है ना चीन, चीन से यहाँ पर आना चाहता था वो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए चीन जो है इसमें बताया जा रहा है ना? ये कोरिया, ताइवान, जापान, है ना? और यहाँ पर जो है ये हो गया सिंगापुर, यहाँ पर आ गया। इधर से जो है चीन ऊपर है, चीन को क्लियर इधर पे नहीं आ रहा है ना, इधर से आया चीन से। चीन से जो है ये यहाँ पर ये आ गया, इधर से पूरा क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच गया? सिंगापुर पहुंच गया, सिंगापुर तट पे। अब यहाँ से कहाँ जाना चाहता है? भारत पे जाना चाहता है, कलिंगा यहाँ पर है ना? कलिंगा में जाना चाहता है। तो कलिंग में जाने के लिए ये जो है ये देखिए चाइना, चाइना से जो है ये इधर यहाँ पे नहीं, ये चाइना, चाइना से ये इधर से ऐसा होते हुआ ये जो है यहाँ सिंगापुर तक पहुंच चुका है अभी। तो ये सिंगापुर से कहाँ जाना चाहता है? इंडिया में जाना चाहता है, भारत के कलिंगा को जीतना चाहता है ना? तो देखते हैं क्या होता है आगे कहानी में। ठीक है, कलिंगा के राजा से मुलाकात होती है, उसकी नहीं होती है, पता करेंगे। अब मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए आप लोग। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। कलिंग के राजा को पता चल गया कि चीन का राजा आक्रमण करने आ रहा है ना? उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी सैन्य सामग्री थी। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी, उसका राज्य तहस-नहस हो जाएगा। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा,
युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया। राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं, तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस पैरा में है ना, 2-3 पैरा मैंने पढ़ा। उसमें क्या बात समझ में आती है आपको कि कलिंग राजा को पता चल गया कि चीन का राजा आक्रमण कर रहा है। उसके पास प्रशिक्षित यानी जिसको सिखाया गया हो, है ना, अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो उसको सीखना पड़ता है। जब आप सीख जाते हो तो आप क्या कहलाते हो? प्रशिक्षित। तो उसके पास भी अच्छी प्रशिक्षित ट्रेंड सेना थी। उसके पास सैन्य सामग्री यानी सैनिकों के लिए जो सामग्री चाहिए, अस्त्र शस्त्र जो भी चाहिए वो थे। लेकिन उसके बाद भी वह जानता था कि ये सेना जो है बहुत बड़ी सेना है, विशाल सेना है और हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, यानी उनके सामने हम हार जाएंगे। तहस नहस हो जाएगा राज्य, तहस नहस यानी बर्बाद हो जाएगा। वह बुद्धिमान साहसी शूरवीर और स्वाभिमान था। वो बहुत ही बुद्धिमान था, ब्रेव था, साहसी था, शूरवीर था, पराक्रमी था और स्वाभिमानी भी था। यानी किसी के सामने सिर झुकाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो अपना मान करता था, वो स्वाभिमान था, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला था। उसने राज के बुद्धिमान व्यक्तियों की गुप्त बैठक, सीक्रेट मीटिंग बुलाई, उसने गुप्त बैठक बुलाई और सभी से विचार विमर्श किया। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला, युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। जरूरी नहीं कि कोई विशाल सेना आपके सामने आ गए तो आप हार जाओ, आपकी सेना छोटी है। छोटी सेना से नहीं, बड़ी सेना से नहीं, हम तो युद्ध जीतना है तो बुद्धि से जीतना है। और कई दिनों तक विचार विमर्श, डिस्कशन होता रहा और फिर कोई योजना बनाई गई और राजा को बताया गया। राजा को योजना बहुत पसंद आई। फिर अगला सीन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, सिंगापुर तट पर यानी सिंगापुर जो बीच था वहां पर एक नाव आई और उसमें वह नौका को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और नौका पे सवार जितने भी व्यक्ति थे, यहाँ देखिए जितने भी व्यक्ति थे, उन लोगों को बंदी बना लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और राजा और उनको पता चला कि ये पूरे कौन है, भारतीय हैं। तो राजा के सामने पेश किया गया, राजा के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया। राजा भी बहुत खुशी हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कौन है, भारतीय हैं। और उन्होंने कड़क आवाज में कहा, हमें भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, है ना, हमें भारत जाने के लिए सही रास्ता क्या है वह और दिशा क्या है वह हमको बताओ, नहीं तो हम आपका सिर धड़ से अलग कर देंगे। नहीं तो आपका सिर क्या हो जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आगे की कहानी बढ़ी। देखते हैं इसमें कौन कौन से बहुत ही नए शब्द आए आपके लिए। तो हमने देखा कि कलिंग का राजा जो था, उसे पता चल गया कि चीन का राजा आक्रमण करने आ रहा है। तो उसने अपने लड़ाई में उसके लिए तैयारी नहीं की। उसने उसने विचार विमर्श किया अपने बुद्धिमान लोगों से कि कैसे जीता जा सकता है। तो उसे बताया गया कि केवल सेना से नहीं, हम जो है बुद्धि से भी लड़ाई को जीत सकते हैं। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी जिसे सिखाकर तैयार किया गया हो। ये देखिए उसके पास अच्छी सेना थी, ट्रेंड सेना थी, प्रशिक्षित थी, है ना। कलिंग की सेना अच्छी थी उसके पास, वो जीत सकते थे। या फिर
हार भी सकते थे, तो उसको लगा इतनी बड़ी सेना के सामने हो सकता है हम हार जाएँ, इसलिए उसने लड़ाई नहीं की। उसके पास सैनिक सामग्री भी थी, अस्त्र-शस्त्र आदि सभी थे ये देखिए। उसके पास हर तरह की सैन्य सामग्री थी, सेना थी, फिर भी उसने लड़ाई नहीं की, है ना? क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो यहाँ के लोग मरेंगे, वहाँ के लोग मरेंगे, है ना? जीत किसी की भी हो, है ना? लोग तो मरेंगे, तो वो लड़ाई पहले नहीं करना चाहता था, बुद्धि से जीतना चाहता था। तो एक बात कोई उपाय बना, फिर वो उपाय क्या था हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। हमने अभी देखा कि सिंगापुर तट पर एक नौका पहुँची, बड़ी नौका और उसमें कौन थे? भारतीय थे और उन्हें चीन के राजा के सामने पेश किया गया और चीन के राजा ने क्या कहा? मुझे भारत जाने की दिशा और रास्ता बताओ बोल के बोला, अगर नहीं बताओगे तो मैं आपको खत्म कर दूंगा, यह भी उसने कहा। तब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। सभी बंदी वृद्ध थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, महाराज भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी नहीं देख सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। जो पकड़े गए थे वे बंदी जो थे वो सभी वृद्ध थे। वृद्ध यानी बूढ़े थे, है ना? उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने वृद्ध ने कहा कि महाराज हम भारत का रास्ता बता देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बता देंगे। आप हमारे प्राण ले लें तो ले सकते हैं, आप हमको मार देना चाहते हैं मार दीजिए, क्योंकि अब तो हम अपनी जन्मभूमि नहीं देख पाएंगे, आप मारो या ना मारो, हम अपनी जन्मभूमि नहीं देख पाएंगे। आप जो करना चाहते कर सकते हो, है ना? हमको रास्ता बताने में कोई समस्या नहीं है। और वे रोने लगे। उनको रोता देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसके रोने का उनके उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले तो हम सब जवान थे। यहाँ पहुँचते-पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए। हमारे अनेक साथी रास्ते में ही मर गए। उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा, रोने का कारण क्यों रो रहा है वो? कि वह कह रहा है कि हम जब भारत देश कलिंग जो है वहाँ से जब हम निकले थे सिंगापुर के लिए, तो हम जवान थे। लेकिन सिंगापुर पहुँचते-पहुँचते हम बूढ़े हो गए, यानी हमारा भारत देश बहुत दूर है। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयाँ निकाली और कहने लगा, सुइयाँ जिससे हम अपने स्टिचिंग का काम करते हैं ना सुइयाँ, वो सुइयाँ निकाली और बोला, हम सब चले तो ये लोहे की छड़ें थीं। ये कैसे थी? लोहे यानी आयरन की मोटी-मोटी छड़ें थी, रॉड्स थी। वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते-गलते सुइयाँ मात्र रह गईं। छड़ें क्या बन गई? सुइयाँ बन गई। अरे! ऐसा हो गया ना, इतने दिन बीत गए। दूसरे वृद्ध ने अपनी टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और जो दूसरा वृद्ध था, दूसरा बूढ़ा था, उसने अपनी टोकरी बास्केट में से एक सूखा फल निकाला, दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए हम इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर चले थे। बोला ये जो फल है ना महाराज जो सूख गया है, इसके बीज लेकर हम निकले थे, सीड्स। और हम यहाँ के राजा को भेंट देना चाहते थे, उपहार देना चाहते थे। रास्ते में ही ये वृक्ष बन गए और फल भी निकल आए, फल भी रास्ते में ही सूख गए। ओहो! देखिए बीज क्या बन गए? पेड़ बन गए, पेड़ में फल लग गए, फल सूख गए, यानी कितना समय बीत गया। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसने अपनी सहयोगियों से विचार-विमर्श करके कहा, यदि भारत इतनी दूर है, तो वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएँगे, बहुत से रास्ते में ही मर जाएँगे। यदि हम भारत तक पहुँच गए, तो वापस लौटते हुए सब मर जाएँगे। इसलिए हमें अब वापस लौट जाना चाहिए। राजा को लगा, अरे! ये तो बहुत ही दूर है भारतवर्ष, कलिंगा बहुत ही दूर है। अगर हम वहाँ जा चले भी गए, तो हम वापस आने तक बूढ़े हो जाएँगे और मर भी जाएँगे हो सकता है। तो उधर जाना तो सही नहीं है, इसलिए उसने जो है
वापस बंदियों को छोड़ दिया, जो भी जिनको गिरफ्तार किया था सबको छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श किया, डिस्कस किया कि अब हम वापस जाना ही अच्छा है, क्योंकि तो भारत जो कलिंग है, जो भारत में है, वो तो बहुत दूर है, उधर जाना अकल की बात नहीं है। अगर जाएँगे तो हम भी बूढ़े हो जाएँगे, और अगर हम अपने घर को देखना देखना चाहेंगे, वापस लौटना चाहेंगे तो बूढ़े हो जाएँगे, मर जाएँगे हम तो। बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से कलिंग बच गया, और इस तरीके से कलिंग बच गया। उन्होंने ही राजा को ये सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां, पके फल और 60 वर्ष के ऊपर के वृद्धों को सिंगापुर भेजा जाए। तो ये बुद्धिमान लोगों की जो गुप्त मंत्रणा थी, जो गुप्त सलाह थी, उनकी जो गुप्त मीटिंग हुई थी ना, उसमें यही बोला गया कि भाई जो है, क्या योजना बनाई गई कि एक नाव भेजी जाए, उसमें केवल बूढ़े लोगों को, 60 वर्ष से ऊपर के बूढ़े लोगों को भेजा जाए, सुइयाँ उसमें रखी जाएँ और पके फल रखे जाएँ, और पूरी योजना समझा के उन बूढ़ों को भेजा गया था। इस प्रकार से चीन के राजा को उन्होंने डरा दिया, है ना? कि बहुत दूर है भारतवर्ष, और वो राजा डर गया, और डर कर वह वापस चला गया, लड़ाई नहीं हुई और कलिंग बच गया, और चीन का राजा एक प्रकार से हार कर चला गया। तो हम ज़रूरी नहीं है कि किसी शत्रु से अगर हम जीतना है, तो हम अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करें। हम बुद्धि के उपयोग से भी उस व्यक्ति को पर जीत हासिल कर सकते हैं ना। हमेशा हमको बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सच, बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं है। बुद्धि बल से बड़ा कोई भी बल नहीं होता है, इस बात को हम ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसमें और भी कुछ नए शब्द आए हैं, उनको हम देखते हैं। तो हमने देखा कि उसमें जो ब नाव में जो लोग आए थे वो सब क्या थे? वृद्ध थे। वृद्ध यानी बूढ़े थे। कैसे थे वो लोग? सभी लोग बूढ़े थे। एक योजना थी, वो प्लानिंग थी। प्लानिंग के हिसाब से उनको भेजा गया था। वृद्धों ने क्या बताया था? उन चीन के राजा को सुइयाँ बताई, है ना? ये सुइयाँ, है ना? ये छोटे ऊ की मात्रा आएगी यहाँ पर, सुइयाँ, ठीक है? सुइयाँ नहीं, सुइयाँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सुइयाँ बताई, है ना? ये सुइयाँ स्टिचिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, सुइयाँ बताइए। सुइयाँ क्या थी पहले? क्या थी सुइयाँ पहले? पहले सुइयाँ क्या थी? लोहे की छड़ें थीं। वो क्या थी? लोहे की छड़ें थीं। ऐसे रॉड्स थे, और क्या बन गई वो? सुइयाँ बन गई, है ना? क्या बन गई वो? सुइयाँ बन गई हैं। तो इतना परिवर्तन इतना समय में ऐसी हो गई। क्यों कर रहे थे वो ऐसा? डरा रहे थे वो, चीन के राजा को वो डरा रहे थे, है ना? तो इस प्रकार से वो चीन का राजा भी डर गया। उन्होंने एक टोकरी भी दिखाई, है ना? टोकरी में क्या था? सूखा फल था। सूखा फल उन्होंने बताया कि वो बीज लेके निकले थे, बीज से क्या बना? पेड़ बना, पेड़ से फल बना, फल से सूख गया, सूखा हो गया, सूखा फल हो गया। इतना समय बीत गया, यानी भारत का जो कलिंग प्रदेश है बहुत दूर है, और चीन का राजा भी यही समझा कि हाँ भाई, भारत का जो कलिंग प्रदेश है बहुत दूर होगा, और वह यह समझकर अपने सभी लोगों से बातचीत किया और वापस जाने का निर्णय लिया, और इस तरीके से कलिंग बच गया, लड़ाई नहीं हुई, लोग बच गए, है ना? सब बुद्धि बल से इस लड़ाई को राजा ने, कलिंग के राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों की सहायता से जीत लिया, है ना? ठीक है? तो अभी आपने कहानी सुनी, है ना? और उसमें कई नए शब्द देखे, और आपको ये प्रश्न भी अब आ गए होंगे। अगर आप पढ़ोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएँगे। चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था, है ना? मालूम है आपको? चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? ये भी आपको जानकारी मिल चुकी है। आप सोचिए ये आंसर। वृद्ध के साथी ज़ोर-ज़ोर से क्यों रोने लगे? क्यों रोने लगे थे वे? वो वो ये बताना चाह रहे थे चीन के राजा को कि अब वो अपना देश नहीं देख पाएँगे, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि वापस नहीं लौट पाएँगे, है ना? ये बताने के लिए वो ज़ोर-ज़ोर से रोने का नाटक करने लगे, है ना? उनको तो मालूम था कि वो झूठ है, तो नाटक ही कर रहे थे ना वो रोने का। इसको विश्वास दिलाना था चीन के राजा को। कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? क्यों बुलाई? बिल्कुल ही आसान उत्तर है। इस जो चीन का राजा जो आक्रमण कर रहा था,
उससे किस प्रकार से लड़ा जाए, उससे किस प्रकार से हराया जाए, ये सारी बातें सोचने और विचारने के लिए उसने गुप्त बैठक बुलाई। ठीक है। युद्ध सैनिक बल से ये किसने कहा, किससे कहा? तो युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। किसने कहा ये? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा ना, कलिंग के राजा से कहा। भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, ये तो चीन के राजा ने कहा। बंदियों से, जो बंदी बन गए थे, वृद्ध बंदियों से। फल भी रास्ते में सूख गए, ये किसने कहा? दूसरे वृद्ध ने कहा। दूसरा वृद्ध ने टोकरी में से फल निकाला, बोला फल भी रास्ते में सूख गए, चीन के राजा से कहा। ठीक है। तो यहाँ तक हम आज करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक यह वीडियो देखिए, समझिए। कुछ कठिनाई होती है, कुछ और नए शब्द आपको दिखते हैं, उनको ढूंढिए, गूगल में ढूंढिए, नहीं मिलते हैं आंसर, आपको उत्तर सही प्राप्त नहीं होते हैं, तो मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं, शंकाएं पूछ सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। ठीक है। तो मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।